बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शहर में अभी जो इश्यूज़ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके सामने तरक्याती काम भी हो रहे हैं, और फिर वो जो आजकल हम देख रहे हैं कि जी हालात हैं जी, बहुत सारे हमारे सामने कुछ सियासी जमातों की जानिब से भी, तो उसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम हो रही है। सो हमने आगे बढ़ना है, प्रोग्राम की तरफ चलना है, अपनी खबरें भी शामिल करनी है, और इसके साथ साथ हम बाकी चीज़ें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। टॉप स्टोरीज़ की तरफ हमने बढ़ना है। आज की खबरें क्या हैं? सबसे पहली खबर, पीटीआई की ज़बरदस्ती रैली की कोशिश, पुलिस से तसादुम और पथराव। टॉप स्टोरीज हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ये अपडेट्स थी अब तक की, वो भी आपके साथ शेयर कर दीजिए। हम चाहते हैं कि आप हर खबर से बाखबर रहें। शहर में जो हैपनिंग्स हो रही होती है, हम टाइम टू टाइम वो भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अभी हमने बढ़ना है आज की खबरों की तरफ। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब, अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले बात कर लेंगे कल के पुलिस तसादुम की, पथराव की, पीटीआई की जबरदस्ती रैली की कोशिश। आमिर भाई, आपसे आगाज करते हैं। देखिए, सियासी जमातें जो हैं वो इसी तरह की रैलीज वगैरह करती हैं और निकालते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो इलेक्शंस के लिए आएँ। अभी जो प्रोपोगंडा भी किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि ये इलेक्शन की ही कोई मुहिम थी। लेकिन कल मैं क्योंकि खुद रोड्स पे था और मैं निकला था सारी चीज़ें देखने के लिए, तो मुझे तो कहीं सी जगह पे इलेक्शन का जो अफरा तफरी है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए। अफरा तफरी इसलिए भी है कि कल आपको भी पता है कि वुमेन डे था जी, और कल 2 रैलियाँ थी। एक औरत फाउंडेशन की जानिब से थी और दूसरी जमात इस्लामी की हया और ख़वातीन विंग जो था उन्होंने हया रैली निकाली हुई थी। तो 2 रैलियाँ ये थी, तीसरी ये निकलनी थी। तो इसीलिए हुकूमत ने सियासी रैलियों पर पाबंदी कल आयद कर दी दफ़ा 144 के तहत। तो गवर्नमेंट इसी तरह के काम करती है, इनसे कोई बैद नहीं है। ये चाहे मार्शल लॉ हो, चाहे जमहूरी हो, चाहे निगरान हो, ये देखते हैं कि जहाँ अमन व अमन का मसला बन सकता है तो वहाँ दफ़ा 144 का नफाज कर दिया जाता है और ये एडमिनिस्ट्रेशनली इनके पास इख्तियार होता है और वही किया गया। उसके बाद वो जो माहौल बन रहा था ज़मान पार्क के बाहर, और ज़मान पार्क के बाहर जिस तरह से जैसे पता नहीं कोई जिहाद करने जा रहे हैं या कुछ इस तरह के थे कि जैसे वो आज़ादी, लेकिन बहैसियत शहरी लोगों को देखे ना कितने मसाइल हैं, ऑलरेडी तरक्याती काम हो रहे हैं, फिर इन रैलियों की वजह से अगर रास्ते बंद हो जाए तो कहाँ जाए हम? आमिर भाई, एक चीज़ मुझे बताएं कि हमेशा जो पार्टी अपोजिशन में होती है उसी को क्यों मुल्क की फिक्र होती है? वही अदलिया बचाने क्यों निकलती है, वही मुल्क बचाने क्यों निकलते हैं? 3.5 साल जब आप गवर्नमेंट में थे तो आप तब मुल्क क्यों नहीं बचाया? तब आप क्या कर रहे थे कि आपको समझ ही नहीं आई? अब आपको पिछले 2-3 माह कल एक न्यूज़ चैनल ने चला भी दी कि पहल किस जानिब से हुई। पुलिस तो पीछे हट रही थी और भागते हुए दिखाया पुलिस वालों को। वो पहले इब्तिदा की और उसके बाद, क्योंकि ये रियासत है और ये रियासत अपनी जब पावर दिखाती है वो अपना रास्ता खुद बना ले। वो पुलिस ने वही किया। आप मुझसे ज़्यादा पुलिस के माइंडसेट को जानते हैं। फिर वो जो उनको अहकामात होते हैं उससे 4 गुना आगे बढ़ जाते हैं। ये इनका वतीरा है पुलिस वालों का। देखिए, हमने भी डंडे खाए, हमने भी लाठियाँ खाई हैं, गिरफ्तारियाँ दी हैं, हमने भी बहुत सारे मामले भुगते हैं इस तरह के मामला, लेकिन कभी ये कोशिश नहीं की कि पहले हमला किया जाए। आप एहतजाज करें, ज़रूर करें। आप इमरान खान साहब की तो वो अदारों के ख़िलाफ़ किस तरह से गुफ्तगू फरमा रहे थे, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे ये मुल्क जो है ये किसी कंपनी की ग़ुलामी में है, किसी बैरून मुल्क से कोई ताकतें आ गई हैं, जो आपकी फौज, अदलिया, आपकी गवर्नमेंट्स, आपकी पुलिस, आपके तमाम अदारों पर इस वक्त वो काबज़ है और उससे वो कब्जा छुड़वाना है। जब आप इस तरह से लोगों को मोटिवेट, सॉरी साहिब, मैं आपकी बात काटी मैंने, अगर आप लोगों को इस तरह से मोटिवेट करेंगे तो तसादम की शक्ल बनेगी। इस तरह से लोग मोटिवेट होते हैं। सिर्फ एक बात, उसके बाद आप साहिब साहब की तरफ चली जाइएगा। मुझे बताएं, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले इसहाक़ ने कहा कि हम पहुंच गए उस नुक्ते पर जहां पर IMF और हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, इस वीक में कौम एक बड़ी खुशखबरी सुनेगी। इस बयान के चंद घंटे के बाद जो है इस रैली का ऐलान किया गया, जिसको मैं समझता हूँ कि ये इंतशारी रैली थी। ये पहले से ये इसी काम मकसद के लिए था, उसको रोका जाए। अब IMF के साथ मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बचेगा। कौन चाहता है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराया जाए? किसने
ये पिछले 2 महीने से ऐसी लहर बनाई हुई है कि जैसे रोज़ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो। किसने लोगों को मोटिवेट किया कि डॉलर्स यहाँ ना आने चाहिए, ना भेजे? किसने मोटिवेट किया कि यहाँ के जो डॉलर्स हैं उनको किसी ना किसी तरह से प्राइवेट जेट्स के अंदर ही भर के आप ले जाएं? कोई स्पेन ले गया, कोई दुबई ले गया। तो ये सारे मामला जो थे ये इसी तरह से चल रहे हैं। ये इंतशार सिर्फ इसलिए था कि IMF इनकार करे कि आपके मुल्क में तो अमन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो आप अपनी शराइत कैसे पूरी करेंगे? सारी शराइत हमने पूरी कर दी, सारे का सारा बोझ गरीब अवाम पे डाल दिया। हुक्मरानों ने अपने ऊपर बोझ नहीं लिया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जब भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकलने लगता है तो एक पार्टी को क्यों ये शौक होता है कि वो इंतशार फैलाए और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाए? ये मेरा सवाल है। अब आप साई साहब की तरफ जाए, मैंने उनकी बात। मुझे आप पुलिस का रोल बता दे साई साहब, कल इस तमाम सूरत हाल में क्या रहा? कल जितना भी वो हुआ वो सारा बड़ा अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसमें देखने वाली बात ये है कि अगर 144 का नफाज किया गया है तो इसका मतलब है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर। चूँकि आपने भी बताया, कल भी ये सुबह से बात चल रही थी कि मुख्तलिफ रैलीज़ हैं, फिर कोई सरकारी मुलाजमीन की जानब से भी एहतजाज किया गया था, सारी शाहराहें बंद थी, लोग परेशान थे। इवन के कल जब मैं निकला हूँ घर से तो सुबह सुबह ही मैंने कंटेनर भी देखे, चूँकि वो औरत मार की वजह से वो शिमला पहाड़ी के गिरदनवा में भी आज भी पुलिस लाइन से लेके वो सारी जो लेन थी वो भी कंटेनर से भरी हुई है। मसला ये है कि जो भी बात PTI के हक़ में है, जो भी बात इमरान खान साहब के हक़ में है वो ठीक है। जो मुझे अब तक जो महसूस होता है या फील होता है या इनकी जो एक्टिविटी है, अगर गवर्नमेंट कहे कि आपने इस हद से बाहर नहीं निकलना तो वो कहते हैं ये हमारा हक़ है, हम इस हद से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर इन्हीं का दौर देखा जाए तो इन्होंने क्या कुछ किया है ये आप इनके पूरे 3.5 साल में देख लेंगे। जो कुछ नहीं होने वाला था वो कुछ किया है, और आप आज उसका थोड़ा सा रिजल्ट्स जो है इनके सामने आते हैं तो ये चीखें मारनी शुरू कर देते हैं कि जमहूरियत पे शब खून मारा जा रहा है, ये तो हमारा कानूनी हक़ है, ये तो जमहूरी हक़ है, इसके लिए हमें एहतजाज करने दिया जाना चाहिए। अब पुलिस की तरफ आ जाना चाहिए। पुलिस ने कल जो किया, ज़ाहिर है स्टेट ने कहा है, स्टेट का ये राइट है, वो जहाँ पे चाहे जिस तरह के मामलात को देख ले। लेकिन अगर कोई चीज़ गैर कानूनी हुई है तो वो भी ज़रूर तहरीक इंसाफ को हाईलाइट करनी चाहिए। लेकिन अगर पहले तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से पुलिस पे हमला किया गया, गाड़ियाँ तोड़ी गई, जो उनके एहलकार हैं उनको ज़ख्मी किया गया, तो फिर जिस तरह अमर भाई कहते हैं कि अगर उनके पास इतना सा इख्तियार हो तो वो इतना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए तो कल फिर जो हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट था। अभी आपने वो खबर भी ब्रेक की है कि उसमें प्राइवेट लोगों की तस्वीर सामने आई हैं जो उस बंदे को, बिलाल अली को, सर्विसेज हॉस्पिटल छोड़ के गए हैं। ये अभी IG ने भी एक कमेटी तश्कील दे दी है जो 3 रोज़ में सारी चीज़ें देखेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन मेरी तो ये अपील है इमरान खान साहब से कि लोगों को इस तरफ ना लेके जाएं कि आपका जो बयानिया है वो सादक और अमीन है। जो बाकी जितनी भी दुनिया बातें कर रही है वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। चूँकि आप गवर्नमेंट में नहीं है, आपका हक़ है कि आप जब से सियासत में हैं आपको यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए, आपकी पार्टी को बरसर इक़्तिदार होना चाहिए, तो तब भी मामला ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी यहाँ तमाम लोगों से, सियासत ज़रूर करें, लोगों को तंग ना करें। हालात आगे बहुत ही ख़राब हैं मुल्क के, शहर के। यहाँ पर और इस तरह की रैलियों के और इस तरह के ये जो हम देख रहे हैं, रास्ते बंद हो जाएं, लाठीचार्ज, और फिर सॉरी अगर इनको ये लगता है कि ये हीरो बनना चाहते हैं तो ये खुद आएं। इन पर दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं, कोई अदालत की पेशी, कोई वारंट गिरफ्तारी, कोई FIR, ये गिरफ्तारी दें, लीडर बन जाए, हीरो बन जाए। वो गिरफ्तारी दें या न दें, लाहौर के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जितने अरकान थे कल वो कहाँ थे? मुझे तो नजर नहीं आया। सही कहा आपने। मासवाई हमाद अजहर निकलते थे, वो एक वो मैं तो हमाद अजहर को देखा है, वो निकल के और फिर भाग जाते थे वापस। वो मेरे ख्याल से उनका पिछला एक्सपीरियंस आमिर भाई मियां महमूद रशीद साहब 8 बंदे लेकर ट्राले पे कल 2:45 पर इछरा में बैठे हुए थे, और उस वक्त ज़मान पार्क में क्या हो रहा था? ऐसे ही है, यही हो रहा था। जिनको ये जुल्म कह रहे हैं उनको स्पॉट दिया होगा ना, वो वाला वो स्पॉट दिया तो आप जाए ना यार। अब मौका था कि आपने अपने कारकुन आगे किया। आप 8 बंदे लेके एक ट्राले पर बैठे हुए थे। मैं क्योंकि उसका चश्मदीद हुआ हूँ, टाइम मैंने देखा, उनको गुजरते हुए मैंने देखा। महमूद रशीद साहब हमारे लाहौर के MPA रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनके साथ तल्लक भी है। लेकिन वो वहाँ पे थे, वहाँ ज़मान पार्क में नजर नहीं आए। बाकी जितने MPA MNAs थे वो कहाँ थे?
देखिए उनको लीड करना चाहिए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए। मुझे याद है जब तहरीक निजात चल रही थी तो ये ख्वाजा साद रफ़ीक लाहौर में, क्योंकि उस वक्त लीड कर रहे थे मुस्लिम लीग को, तो ये लीड कर रहे थे माल रोड पे। मैंने अपनी आंखों से देखा है इन पर तशद्दुद होते जब डॉक्टर जुवेद अशरफ के भाई को कत्ल भी किया गया, स्कूटर पर उनको गोली मारी गई थी। इसके बाद मुझे एक चीज़ और भी साहिब बता दो, जब TLP, अगर आप इजाज़त देते हो मैं उसका नाम भी ले लेता हूँ, तरीके लब्बैक पाकिस्तान, इमरान खान के दौर में एक पुरअमन मार्च के लिए निकली। साहिब साहब ज़रा वो मंजर कशी करेंगे जिसमें बारूद और धुएं के अब बादल जो यतीम खाना चौक और समनाबाद और सब्जागार में थे, और उसमें कहीं आपने मोबाइल फोन सर्विसेज वहां बंद कर दी, लोगों को कत्ल किया गया, शहीद हुए लोग। शायद वो एक दफा नहीं 2 दफा हुआ है, और उसमें जब भी हुआ है इसी तरह ही हुआ है कि जब वो रैली निकली और बड़ी पुरअमन निकली, वो जब चल रहे थे तो गुलाम महमूद डोगर साहब जो PTI के फेवरेट CCP हैं वो इसके आगे खड़े थे। तो मैं जहाँ पे कंट्रोल रूम है पुलिस का, मेन मरकज़ी कंट्रोल जहाँ से पूरे पंजाब से इंफॉर्मेशन आती है, वहाँ बैठा हुआ था। तो अचानक फ़ोन आता है जी कि वो 10,000 बंदा है, 2,000 बंदा है, तो हम इसको रोक लेंगे। तो मैं जिन DIG साहब के पास बैठा था कह रहे थे कि ये काम ख़राब होने वाला है, ये मार्च जो है ये खूनी मार्च हो जाएगा, क्योंकि ये रोकने की तरफ जा रहे हैं, तसादम होगा। तो वो बड़े डाई हार्ट जो उनके वर्कर्स हैं वो नहीं पीछे हटे। 2 मिनट बाद दोबारा कॉल आती है, पूरे 2 मिनट, कहते हैं ये तो बंदा 20-25 हज़ार है, हम रास्ते से हट रहे हैं। अच्छा, ये रास्ते से हट गए, फिर आगे जब आए थोड़ा सा ये आज़ादी फ्लाईओवर की तरफ, तो वहाँ पे आके उन्होंने दोबारा प्लानिंग की। फिर जो पूरे लाहौर में मुतअद्दिद यहाँ पे शहादतें हुई, हलाकतें हुई, पुलिस वाले भी शहीद हुए, बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा। और उसमें सारी की सारी पूरा GT रोड बंद कर दिया गया, पुलों पर दीवारें बना दी गई, और ये सारी डायरेक्शन खोद दी गई। मैं तो हैरान हूँ, सारी डायरेक्शन इनकी तरफ से आ रही थी। कितने दिन रास्ते इस तरह से बंद रहे कि कोई बाइक पे सफर नहीं कर सकता। इमरान खान साहब की तरफ से डायरेक्शन डायरेक्ट आ रही थी TLP के खिलाफ। वो शोहदा का लहू आज भी उसी तरह से। और उस वक्त के IG से मेरी बात हुई, मेरी बड़ी उनसे मुफस्सल इस चीज़ पे बात हुई। उनका कहना था कि मैंने इमरान खान साहब से खुद राब्ते में था, डायरेक्शंस ले रहा था, और वो मुझे बता रहे थे क्या क्या करना है। कि आपको शायद याद हो जब ये थे साद रिजवी भी अंदर थे, तो जितने भी शोहदा थे इनके, या जितने भी लोग वो आज़ाद उनकी मार्च में जिनकी डेथ हुई थी, उनके जनाजे के लिए जाना था। तो सारे अदारे कह रहे थे कि इनको जाने दिया जाए, फिर वापस ले आएंगे, लेकिन वहाँ से डायरेक्शन थी कि इनको जनाजे के लिए भी नहीं भेजना चाहिए, जो मर्जी हो। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं इन तो लोगों को सब कुछ माफ है, ये जो काम करते हैं बिल्कुल राइट पे करते हैं, बाकी सब लोग गलत काम करते हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, बार बार कहा जा रहा है ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नेक्स्ट खबर की तरफ हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अपडेट्स आपके साथ हमने शेयर कर दी हैं। हम बढ़े हैं अपनी अगली खबर की तरफ। कागजाती नामजदगी 12 मार्च से जमा होंगे पंजाब असम्बली इंतखाबात। अब तो मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो रही हैं या मजीद उलझ रही हैं। ये साई साहब आपसे आगाज़ कर लेते, क्या कहना चाहेंगे? 12 मार्च डेट अनाउंस हो गई, इलेक्शन कमीशन डेट तो अनाउंस कर रहा है, लेकिन कल मैं वो राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि जब सेंसस चल रहा है तो उसके 4 माह बाद कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद अभी इसको। आमिर भाई की तरफ मैं इसलिए नहीं आई, आमिर भाई तो आजकल कॉलम्स में लिख रहे हैं कि नहीं हो रहे इलेक्शन, नहीं हो रहे इलेक्शन। नहीं इलेक्शन यही सुन तो यही रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन जिस तरह सदर साहब ने अनाउंस किया, फिर इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है। दूसरी तरफ कल भी मैं IG पंजाब के पास बैठा हुआ था, तो मैं उनको पूछ रहा था कि किस तरह सिक्योरिटी को जो है वो तरतीब देंगे। तो वो कह रहे थे कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन हमसे सिक्योरिटी ड्यूटियां मांग रहे हैं उस तरह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जो ज़्यादा हसास पोलिंग स्टेशन है उसके लिए 11 बंदे, उससे कम के लिए 8 और उससे कम के लिए 5, तो तकरीबन 4,15,20,000 बंदा बनता है। तो पुलिस के पास तो टोटल 1,84,000 की स्ट्रेंथ है मिनिस्ट्रियल स्टाफ डाल नहीं भर्तियां कर लेते हैं, कोई बात तो नहीं। 90,000 कह रहे थे मैं इलेक्शन वो थाने खाली कर लूँ, मैं जो इंतहाई अहम जो ड्यूटियां हैं सिक्योरिटी ड्यूटियां वो भी हटा लूँ, तो 90,000 बंदा जो है वो मैं निकाल के दे सकते हैं हम। अच्छा। तो बाकी जो 2,10,000 या 3 लाख कुछ बंदा चाहिए होगा वो हम फिर फेडरल गवर्नमेंट से मांगे कि हमें दे, ताकि हम इलेक्शन करवा सकें। लेकिन जो दूसरे अदारे थे जो हमेशा सपोर्ट करते हैं इलेक्शन में शफाफ बनाने के लिए, उन्होंने मेरा ख्याल है हाथ खड़े कर दिए कि हम
इस मामले में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यानी जो लोग अल्टीमेटली इन्वॉल्व हैं उनकी जानिब से तो बस ना है, और एक ना आमिर भाई भी करते हैं। लेकिन खबर ये कह रही है जी, रिटर्निंग ऑफिसर 15 मार्च को उम्मीदवारों की फहरिस्तें आवेजा करेंगे। स्क्रूटनी का अमल 22 मार्च तक होगा, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ 27 मार्च तक अपील की जा सकेगी। अभी भी नहीं कहेंगे, ये शेड्यूल आ गया है। और अच्छी बात है, साई साहब ने वो बात भी खोल दी कि इतने लोग कहाँ से आएंगे। बिल्कुल। और इमरान खान साहब भी अब तस्लीम कर चुके हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही वक्त में होनी चाहिए। उन्होंने 3 दिन पहले में उनका उनकी बात ना करें, 2 दिन बाद आप कुछ और बात सुन लेंगे, जाने दें। कौम यूथ से खिताब फरमा रहे थे, वो तो मेरे जैसा बुढ़ा बंदा भी सुन रहा था। उन्होंने यही कहा कि पूरे मुल्क में एक होनी चाहिए। अब मसला ट्वीट करने के लिए देख रहे थे। खिताब हो तो आप क्या करते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं? नहीं, मैं वो पुरानी तकरीर होती है सारी, उसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं ले करता हूँ, मतलब अपने लिए वो सही कह रहे। अच्छा, वो उसमें वो कह रहे थे कि जी एक ही वक्त में होनी चाहिए। अब मसला आ गया डेट का, कब होने चाहिए। देखिए, पीडीएम भी मान गई कि एक वक्त में होना चाहिए, इमरान खान साहब भी मान गए कि एक वक्त में होना चाहिए। जमात इस्लामी के किन वजूहात पर मानने हैं, पहले ये भी तो बताएं। अमीर हैं सराजुल हक साहब, उन्होंने भी कह दिया कि एक ही वक्त में होने चाहिए इंतखाबात, और इंतखाबात होने चाहिए। उसके कोई इनकारी, कोई जमहूरी बंदा उसका इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन होंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अदलिया ने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो दे दिए हैं? क्या आर्मी से जो बंदे मांगे गए हैं वो मिल गए हैं? क्या गवर्नमेंट से जो पैसा मांगा गया है वो मिल गया है? क्या प्रिंटिंग हो गई है? इलेक्शन अब प्रिंटिंग हो गई, बहुत सारे काम अभी होने हैं। आपको कहीं पूरे शहर में, आप दोनों हजरात और ये हमारे जितने कैमरामैन बैठे हैं यहाँ पे, कोई एक बता दे किसी को इलेक्शन का मूड कहीं पे नजर आया? बिल्कुल नहीं। कोई आपको उम्मीदवारों के नजर आए हो कि इंशाल्लाह एमपीए, इंशाल्लाह? नहीं, अभी कोई नहीं, कुछ भी नहीं। दिन कितने रह गए? आज 9 है, 12 को 9 मार्च और 12 का है। आपने पार्टीज की को खबर पड़ी हुई कि जी टिकटों के लिए उन्होंने इंटरव्यू शुरू कर दिए? नहीं, कोई चक्कर नहीं है ना, कोई चक्कर नहीं। तो ये शेड्यूल तो पहले भी आते रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के इमरान खान साहब के दौर में आते रहे हैं। इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाब का तो अभी मजाक बना, ये शेड्यूल आते रहे। कंक्लूड करें ना, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं होंगे, ये सुनना चाहते थे आप। पहले दिन से 30 अप्रैल को नहीं होंगे। देखिए, उसकी गहमा गहमी आपको नजर आना शुरू हो जाती है। 2-2 महीने, साहब 3-3 महीने आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, मैं भी इसी जगह पे रहता हूँ। इंतखाबात देखे भी हैं, इंतखाबात की कैंपेन्स भी चलाई हैं, और एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैंने बहुत एक्ट किया हुआ है। बहुत सारे मामला होते हैं जो कि आपको शायद आम लोगों को, जो वोटर हैं, उनको पता भी नहीं होता कि उम्मीदवार कब तैयारी शुरू करते हैं, कब लिस्टें आती हैं, कब फरिश्ते बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ये कोई वो कहते ने वेरे आई जानते विनो कुरी दे कान, ये वाला हिसाब नहीं होता कभी भी कि बुए ते आई खिलोती। अभी तो जंग बुए ते आई खिलोती ना, इलेक्शन आ गया तो आपको कहीं कोई इलेक्शन की गहमा गहमी नजर कल जब ये शेड्यूल आमिर भाई आया तो मैं देख रहा था कि 12 से 14 तक वो कह रहे थे कि आपने उम्मीदवारों के नाम दिए, तो ये कैसे मुमकिन है? अभी तो खान साहब ने वो लिस्टें बनानी है, जो सबसे बड़े इस चीज के नकाद हैं पिछले दिनों से कि इलेक्शन, और पार्टी के उम्मीदवारों से पैसे बटोरने, ये भी कहाँ? हाँ, इसमें बहुत सारी पावर्स इस वक्त एक्टिव होंगी जो कहेंगी कि हम आपको टिकट लेके देते हैं, इतने पैसे दें। यही तो पिछली दफा भी हुआ था जब बहुत सारे लोगों के इतने पैसे पार्टी को दें, इतने पैसे हमें दें, मैं आपको टिकट ले देता हूँ, मैं आपको टिकट ले, एक हल्के में 10-10 उम्मीदवार होते हैं। ये तो अलग आया था कि जो अब नए सदर बने हैं उनके जो फ्रंटमैन है वो पकड़े गए हैं, तो वो जरा मुश्किल में होंगे। भट्टी साहब अरेस्ट हुए हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सिर्फ करने से या कहने से नहीं होंगी, उसके लिए बाकायदा आपको फाउंडेशन बनानी होती है, उस पर वर्क करना पड़ता है। उसके बाद जाके आप जो पार्टीज़ हैं वो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करेंगी। अब ये थोड़ा है कि अब पूरे पंजाब में जो हलके हैं उनके लिए 10-10 नाम सामने आएंगे। किसी जगह पे कोई तंजीमी ढांचे के लोग वो कहेंगे कि ये बंदा नहीं ठीक, ये बंदा ठीक है। यानी इन दी एंड ये कुछ दिनों में, और जो ये टाइम फ्रेम दिया गया इसमें पॉसिबल नहीं अप्रैल को होंगे, फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा जो मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज है। मोहल्ला वाइज मीटिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल ये उम्मीदवार आ गया है। मैं कल क्योंकि घूमता रहा हूँ शहर के अंदर भी, देखता भी रहा हूँ, फिर अपने मोहल्ले में भी गया, मुझे तो किसी जगह कोई इलेक्शन, मैं तो आपसे कहा कि जो मार्च था ये वाला, जिसको अब कहा जा रहा है ये इंतखाबी रैली थी, इमरान खान साहब ने एक बैरून मुल्क के टीवी अल जजीरा को, वो भी मैंने इंटरव्यू सुना, आप कहेंगे वो क्यों सुना आपने? उसमें भी उन्होंने कहा जी हम इंतखाबी रैली निकाल, तो आपने किसी जगह लिखा था इंतखाबी रैली, अदलिया बचाओ मुल्क बचाओ रैली निकाल, लीड किसने करना? अदलिया को हुआ क्या? ये क्यों बेचारे हकीकी आजादी किससे लेना चाह रहे थे? उसके भी लगे हुए मैंने देखे बैनर्स। वो लोग कहाँ थे हकीकी आजादी वाले? वो एमपीए, वो एमएनए,
क्या वो मुतहरक हुए अपने अपने हल्कों में? सर अदलिया देखे ना, अदलिया के लिए एक तहरीक चली थी जब वो था इफ्तिखार चौधरी वाला रौला, तब वो कला बरादरी निकलती थी, रोज़ सड़कें ब्लॉक होती थी, रोज़ एहतजाज होते थे, कोर्ट्स बंद होती थी, तब तो हम समझें कि वो जी अदलिया को बचा रहे हैं। अब अदलिया ने इनको कब कहा कि हमें आगे बचाएं? अदलिया को तो कोई फर्क ही नहीं हुआ, कहते हैं आप सड़क ये बेसिकली अपने आप को बचा रहे थे। नाज़रीन हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। मेन बिल्डिंग की तमाम लिफ्ट्स खराब हैं, मरीज परेशान हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल की ये बद इंतजामी है। सवाल ये है आमिर भाई, जनरल जिना हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, यहाँ पर लिफ्ट्स ठीक है? किसी जगह भी ठीक नहीं है। जहाँ है वहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर नहीं है, लिफ्ट ऑपरेटर है तो वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है, और ये मेंटेनेंस अगर नहीं होगी तो कोई भी चीज़ हो मैकेनिकल वो ख़राब हो जाती है। आपको बहुत सारे ये ऑरेंज ट्रेन के भी ऊपर जो चलती हुई नज़र नहीं आती। इसकी वजह यह है कि इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्ते की बुनियाद पर सफाई होनी चाहिए। अच्छा। तो इसकी मेंटेनेंस नहीं होती तो वो ख़राब हो जाती है, और फिर वो इंतजामिया का जिम्मेदार है। वर्कलोड इतना ज़्यादा है, लिफ्ट खच भरी होती है। लिफ्ट ऑपरेटर के नाम पर MS ने जाहलों को भर्ती किया होता है जिनको लिफ्ट चलानी नहीं आती है, और ये काबिल अफसोस है कि हॉस्पिटल जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहीं की लिफ्ट खराब। आपको मरीज को एक वार्ड से दूसरी वार्ड में शिफ्ट करना हो तो बहुत ज्यादा तो गरीबों को कौन पूछता है? यहाँ गरीबों के लिए है क्या? सिर्फ बातों की हद तक है, तस्वीरों की हद तक है, बाकी कभी आप जाके देखें तो सही कि सर्विसेज में, जना में, जर्नल में, किसी भी हॉस्पिटल में देख लें, आपको व्हील चेयर दस्तयाब नहीं है। व्हील चेयर एक बेड पे 3-3 बंदे लेटे हुए हैं, तो ये तो बड़ी लग्जरी चीज़ है कि वो बेचारा जो बीमार गरीब आदमी है उसको लिफ्ट में बिठा के ऊपर ले जाएं। वो तो वैसे ही जाने के लिए तैयार है, आपको डॉक्टर बिठा दें जो भर वक्त उनका इलाज कर ले। ये तो मैं जब से आया हूँ, ये गरीब आदमी के लिए ना बड़ी लग्जूरियस आइटम है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ने की बजाय लिफ्ट में बैठ के ऊपर चला जाए। बुनियादी हकूक नहीं मिलते। मैं तो जाहिर साहब की जब से यहाँ पे 42 में आया हूँ हमेशा ये ब्रेकिंग देखता आया हूँ कि कभी किसी जगह पे मशीनें नहीं काम कर रही, किसी जगह लिफ्ट बंद है, किसी जगह। ये आज की बात नहीं है, वाकई साई साहब सही कह रहे हैं। अरसा दराज से ये कुछ जब आपने यहाँ पे कैरियर स्टार्ट किया होगा तो आपकी पहली ब्रेकिंग हो सकती है। पता क्या ये वो चीजें आमिर भाई जो फॉलोअप मांगती हैं। डॉक्टर जुवैद अकरम क्यों विजिट किया? परसों विजिट किया था इन्होंने जी सर्विसेज का, तो क्या विजिट किया था बताएं ना। कल भी इन्होंने विजिट किया है सर्विसेज में, मरीजों की आदत साल से साई साहब कह रहे हैं जब से आपने करियर ज्वाइन किया है, साल से जो काम खराब है वो एक महीने में कैसे ठीक हो जाए? सर्जिकल वार्ड में लोगों की हड्डियां टूटी होती हैं और उनको लोग उठा के लेके जा रहे थे। ये बड़ा क्राइम है। अगर अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटा सा एक्सपीरियंस। साई साहब मरहूम को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, उनका एक एक्सीडेंट हो गया, उनको सर्विसेज की इमरजेंसी में ले गए। यकीन करें मैं और साई साहब थे और एक हमारे कोई रिपोर्टर थे साथ, तो वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवा रहे थे ना, कोई देख ही ना, उन्होंने पट्टी लपेट ली। तो मैं बार बार जाके उनको कह रहा था, तो एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ऐसा साई साहब जल्दी आ। यानी जब तक उन्होंने उनको पहचाना नहीं तब तक ना किसी ने पूछा है, ना किसी ने कोई ट्रीटमेंट हुई है, ना कोई पूछा गया है। तो जिसका वहाँ पे कोई सिफारिश आ जाए, जिसकी पहचान है उसको तो देखा जाता है, उसका इलाज हो जाता है। जिसकी वहाँ पे सिफारिश नहीं है वो MS साहिबान आंखें बंद करके बैठे होते हैं। मुझे ये आंखें क्या बंद करके, वो बेचारे किसी सरकारी अफसर को दवाइयाँ भिजवा रहे होते हैं, किसी सरकारी अफसर को प्रोटोकॉल लगा रहे थे। सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल सर्विसेज हॉस्पिटल में होता है। हाँ, बिल्कुल सबसे ज्यादा। कभी कोई MP आ गया, कभी कोई MNA आ गया, सरकारी अफसर। मैंने वो कमरे देखे हैं, इसी तरह कमरे हैं, इतने बड़े। हाँ, इतने बड़े कमरे हैं, बड़े जबरदस्त कमरे हैं, बहुत आउट क्लास है। लेकिन आप मरीजों की हालत देखें तो बड़ी खराब। आप जनरल पब्लिक आपका टाइम मेरा ख्याल खत्म होने वाला है, टाइम खत्म होने वाला है ना। अच्छा मैं सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ, 7 रोज के लिए दफा 144 है शहर के अंदर, ये खबर छपी है, और इस खबर के मुताबिक जो इस तरह से इकट्ठे होंगे उनके साथ पुलिस फिर वही सलूक करेगी। मैं बता रहा हूँ, फिर ना कहना कि खबर नहीं दी थी किसी ने। खबर दे रहे हैं कि 7 रोज के लिए दफा 144 है। खुदारा अपने किसी महात्मा लीडर के पीछे लगकर फिर अपनी होइएगा। सर्विस हॉस्पिटल में लिफ्ट भी बंद है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक और हेडलाइंस होंगी, फिर आते हैं शो में। जी हम बात करेंगे जश्न बहारा के सिलसिले में शहर के मज़ारात पर जो तकरीबात हो रही हैं, महफिल समा का इनेकाद किया जा रहा है, और फिर शहर लाहौर की पहचान एक बहुत बड़ा मेला मादुलाल हुसैन के उर्स की मुनासबत से सजाया जाता है, जिसको जश्न बहारा की तकरीबात में ज़म कर दिया गया है। इस पर भी हम बात करेंगे। ज़ायरीन की आमद के पेश नज़र क्या क्या इकदाम किए गए हैं, और इसके अलावा शहर में जितने भी बड़े बड़े मज़ारात हैं यहाँ पर ज़ायरीन के लिए
क्या क्या उनकी आमद के पेश नज़र जो है इंतजाम किए जाते हैं, इनमें बेहतरी किस तरह से लेकर आई जा रही है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, निगरान हुकूमत ने आते जो इनिशिएटिव लिए प्रोग्राम में वो भी डिस्कस करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी साहब हमारे आज के मेहमान हैं, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आपने इब्तदाइया और फिर उससे कबल जो आपकी स्क्रीन इस पर मिज़ारात और ज़ायरीन और उनकी जो अकीदत और वारफ्तगी, तो एक कैफियत महसूस होती है इंसान को। हमारे तो शहर की पहचान ही ये चीज़ें हैं और हाँ, इनको किस तरह से हम जो है एक साइड पर रख सकते हैं। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं जश्न बहारा की तकरीबात के सिलसिले में। शहर के मज़ारात पर जो तकरीब हो रही है, मेरे ख्याल से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इनका इनेकाद हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें जो बहुत सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि इस पर सरकारी ख़जाने से एक पाई खर्च नहीं हुई। अदरवाइज़ तो करोड़ों के बजट बनते हैं और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर पंजाब का और केयर टेकर सेटअप का कि उन्होंने ये टास्क दिया महकमों को, अफसरान को। और मैं समझता हूँ कि महकमों और उनके अफसरान और उनके ज़िम्मेदारान में यकीनन इतनी कैपेसिटी, पोटेंशियल और इस्तेदाद मौजूद है कि वो ऐसा सब कुछ करने और कर गुजरने की हिम्मत, ताकत और कुव्वत रखते हैं और ऐसा करके आज मैं फिर ये कहूंगी कि ये मिसाल बनाई जा रही है और लोगों की पार्टिसिपेशन। देखिए जो कल्चर होता है बुनियादी तौर पर सोसाइटी और खित्तों और मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम रखने का ये बेसिक एलिमेंट होता है। बिल्कुल। और हमारा दीन जो है ये इंसान को बतौर इंसान सबसे पहले रिकग्नाइज करने और इज़्ज़त एजाज़ देने का नाम है। कुरान का वलकद कररमना बनी आदम के हमने इंसान को बतौर इंसान फजीलत दी है। और ये पहला सबक है किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। रंग, नस्ल और मज़हब की तकसीम से मावरा होकर ये जो इस तरह के उमूर और इवेंट हैं उनको सेलिब्रेट किया गया और इसमें इस कठिन और मुश्किल वक्त में लोगों के लिए रिलीफ, आसानी और आसूदगी का, सुख का सांस लेने के लिए उन्हें कोई एक स्पॉट मुयसर आए। और इसमें बतौर ख़ास जो कंपोनेंट है वो है सूफ़ी रंग का। और लाहौर हो ये बाबों का, ढाबों का, खाबों का, बागों का, ये सब का शहर है। लेकिन असल तो दाता की नगरी दिल के करीब है बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें बहुत सुकून मिलता है जब आप दाता की नगरी में जाएं और फिर वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त महफिल का एहतमाम किया जा रहा है। कुछ शेड्यूल शेयर करना चाहेंगे? जी शेड्यूल हमारा जो है इसमें जैसा कि मार्च के उतरने से ज़रा पहले ही चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये टास्क दे दिया और उसमें ये बतौर ख़ास कहा कि जो बड़े श्राइन हैं उनमें समा का एहतमाम हो, जिसमें फोकल पॉइंट जो है वो दाता दरबार हो, डेफिनेटली बनता भी वही है। तो गुज़िश्ता इतवार यानी 5 तारीख को इन महफिल का, सूफ़ी रंग का नाम जिसे दिया गया, महफिल समा का आगाज़ दाता दरबार में हुआ। 5 और 6 2 दिन दाता दरबार और फिर उसके बाद हज़रत मियाँ ये कारवां चला रंग, खुशबू, हुस्न, खूबी और तसव्वुफ़ और आसूदगी और आसानी और सूफिया के पैगाम के साथ हज़रत मियाँ मीर के मिज़ार पर। हज़रत मियाँ मीर वो हस्ती हैं जिनको हमारी कम्युनिटी मुसलमान तो मानते ही हैं, आज खुद सिख जो हैं और दीगर मज़ाहिब के लोग वो बहुत ज़्यादा उनसे अकीदत और अरादत रखते हैं। बिलाशुबा वहाँ ऐसा ही एहतमाम हुआ जिसमें सिखों ने भी शिरकत की और जो जीसी यूनिवर्सिटी के सरदार कल्याण सिंह हैं जो वहाँ के उस्ताद हैं वो भी आए। फिर उसके बाद कल का जो इवेंट था वो बहुत सिग्निफिकेंट था, वो मीज़ार इकबाल पे था। और ये मीज़ार इकबाल की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि उनके मीज़ार पर ये सूफ़ी रंग का, मैं आज खुद समझता हूँ कि इकबाल आज खुद बहुत बड़े सूफ़ी थे और उनके कलाम से लोग तसव्वुफ़ और हकीकत की मनाजिल तय करते हैं। तो एक कैफियत थी वहाँ पे और इतना लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। आज जो है वो जुमेरात है और जुमेरात को तो दाता दरबार की रंगी कैफियत ही बदल जाती है। और कल का भी बाग़े जना में एक बहुत मारूफ मीज़ार है, बाबा सखी सैयद बाबा तुर्त मुराद, कल ये एहतमाम बाग़े जना में होगा। और उसके बाद फिर ये जश्न बहारा और मेला चरागा ये मुत्तसिल हो जाएगा हज़रत शाह हुसैन अल मारूफ मादू लाल हुसैन आपके मीज़ार पर। और ये मेला चरागा है और मेला चरागा की तारीख पे रोशनी डाल दीजिएगा। ये तो सदियों पे मुहित है और 150 साल पहले तक तो इसकी वसअत जो थी ये शालामार बाग इसमें सिमट आता था। और जो पुराने तज़किरे उन्होंने वो लिखते हैं कि जी हौज़ पानी से भर जाते थे, आबशारें बह निकलती थीं
और झूले जो है ये बच्चों के लिए तफरीह के सामान फराहम करते थे। और आप हमारे नाज़रीन दूर जानते दूर हैं, तक हम देखते थे खाबे लगे होते थे। हाँ, और एक मेले का एक्चुअली मेले का समा, इस दफ़ा भी वो मेले का समा देखने में आएगा। वैसे ही मेला जो है ये तो मिलन से है। और अगर इसमें ये सारी चीज़ें ना हों, 2 दिन जो हैं, हफ्ता और इतवार, हफ्ते को इसका आगाज़ होगा, इफ्तिताह होगा, इतवार इसका क्लाइमैक्स है। और जैसे आपने कुछ सीन अभी स्क्रीन पे दिखाए भी कि इसमें चिराग जलते हैं। और मैं कहता हूँ ये चिराग जो हैं ये उम्मीद के, आस के, तरक्की के, उरूज के, इर्तिका के और बुलंदी के, रोशनी के। और जो लास्ट डे होता है मंडे, वो बतौर ख़ास बच्चों और ख़वातीन के लिए सही, यानी ये बड़ी अहम बात है कि ज़ाहिर है कल डेफिनेटली ख़वातीन का दिन था। तो हमारा दीन, हमारा जो सूफिया का मशरब है वो तो हर लम्हा, हर आन इन चीज़ों को डेडिकेट करता है, बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, उनके एजाज़ और इकराम के साथ। तो ये खानकाहें हों, मसाजिद हों, मिज़ारात हों, ये भी इन्हीं जज्बों और वलवलों से हमेशा आरास्ता, मुनव्वर और मुज़य्यन रहते बिल्कुल। हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं मेला चिरागा पर, बहुत बड़ी तादाद में। वो इंतजामात भी उतने ही बड़े करने पड़ते हैं। डेफिनेटली ऐसे ही है। और ज़ाहिर है हमारे जो प्रोफेशनल इदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आज खुद जो औकाफ की एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है वो इस मामले में बहुत महारत रखती है, बहुत एक्सपर्ट है। वो ड्यूटी कम और इसको खिदमत समझ के करते हैं। और जब तक आप के उमूर में वो आपकी ज़ात इस तरह शामिल ना हो तो फिर उस तरह अच्छे नताइज मिलते नहीं। तो ये मैं पूरा जो इस वीक को मैंने देखा है, तो मैंने इसी तरह देखा है कि ये महज कोई दफ्तरी नोटिफिकेशन जारी हुआ और चीज़ें शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। मैं कमिश्नर लाहौर, उनकी मैंने एक्टिविटीज़, सारे लोग आप जानते हैं, उन्होंने बड़ी डेडिकेशन के साथ किया। हम औकाफ डिपार्टमेंट ने, और जब हम ये कहते हैं कि इसका बजट से कोई पैसा नहीं लगेगा तो फिर इसमें लोकल पार्टिसिपेशन आ जाती है। और ऐसे इवेंट, इनका रंग और कॉम्प्लेक्शन बदल जाती है जब आप लोकल और मुकामी कम्युनिटी को इसमें शामिल कर लेते हैं। ताहिर रज़ा बुखारी साहब, आप एक अरसा दराज से तमाम ये मामला देख रहे हैं। मिसाल ये पैदा की गई है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि आप ख़जाने से कोई पैसा नहीं ले रहे, तो आप क्या समझते हैं? कुछ मामलात ख़राब हो रहे हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, कुछ बजट की किल्लत है, या बहुत खुश उसलूबी से उसी तरह काम हो रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बाद में आने वालों के लिए दिक्कत पैदा होगी। इस वक्त तो ये मिसाल बड़ी रोशन और ताबा, यानी सब कुछ हो सकता है। नहीं, सब कुछ बहुत बेहतर हो सकता है। बेहतर हो मैंने सकता है। बात की है ना कि जब आप जब किसी को, लोकल कम्युनिटी को, इदारों को, मुखय्यर हजरात को और इस तरह की तंजीमों को वाबस्ता करते हैं तो उनका तकाजा तो सिर्फ रिकग्निशन होता है, इज्जत एजाज होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, देखें मसाजिद, मिज़ारात और इदारे वो आबाद रहते हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। महज दफ्तरी और सरकारी चीज़ों में वो रंग और आबादी नहीं होती। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी मिसाल है। और आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में इससे हमेशा रोशनी और रहनुमाई ली जाती रहेगी। सही। सो इस मिसाल को हम दुआ करेंगे कि आगे भी इसी तरह से कायम रखा जाए। हमने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और शहर के मज़ारात पर ज़ायरीन की आमद के पेश नज़र जो इंतज़ामात किए जाते हैं हम वो भी डिस्कस करें। जश्न बहारा के तकरीबात के सिलसिले में क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं वो भी डिस्कस करें। एक खुसूसी शुमारा आपकी जानिब से जारी किया गया है जिसमें पूरी एक माह की परफॉर्मेंस है। मैं चाहूँगी कुछ उसकी समरी हमें बयान कर दीजिए। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि महकमों के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ है कि हम एक माह के टारगेट उनका तयन करें और फिर महीने के अख्ताम पर उसका जो आउटकम है वो भी दें। क्या क्या अचीव हमारे यहाँ पॉलिसीज़ बनती हैं, लेकिन उनके जो नतायज हैं वो किस तरह निकलते हैं और उससे सोसाइटी किस तरह बहरामंद होती है, यहाँ पहुँचते पहुँचते हम थोड़े थक जाते हैं जी। तो ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट का बड़ा क्रेडिट है। और बिलखसूस मैं औकाफ डिपार्टमेंट के हवाले से बात करूँगा कि फरवरी के अंदर बिल्कुल अवाइल में 31 जनवरी को और 1 फरवरी को हमारे जो थिंक टैंक हैं, जो हमारा वर्किंग ग्रुप है, उन्होंने अपने टास्क उनका तयन किया। क्योंकि इस वक्त जो औकाफ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सेल्फ जनरेटिव है और आज इस वक्त जिस किफ़ायत शारी की और खुद इन्हिसारी की बात कर रहे हैं उसका सबसे अच्छा मॉडल मैं समझता हूँ औकाफ है कि जो गवर्नमेंट से बजट में एक पाई नहीं लेता, अपने वसाइल से अपना बजट बनाता है और फिर लोगों के लिए आसानी, आसूदगी और मिज़ारात की तज़ीन व आराइश और मसाजिद के अंदर
ईमान अफरोज़ जो मनाजिर और मज़ाहिर हम देखते हैं, तो ये सारा उसी का क्रेडिट है। तो इस सिलसिले में औक़ाफ़ की इकानमी इसको बेहतर करने के लिए, इसके माली और माशी हालात बेहतर करने के लिए हमने एक एक्शन प्लान तरतीब दिया, जिसमें बतौर ख़ास जो कैश बख्श इनकम है उसकी मॉनिटरिंग का हेड ऑफिस की सतह पर एहतमाम किया। हमारे जो गुज़िश्ता अदवार में ओल्ड एरियर्स थे जो 1 अरब 28 करोड़ से तजावज़ कर चुके थे, उनको रेगुलेट करने के लिए हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से स्पेशल असिस्टेंट कलेक्टर के इख्तियारात अपने जोनल नाज़मीन के लिए हासिल किए, जिसकी बिना पर वो फील्ड में ज़्यादा मुस्तैद और मजबूत होकर जाएंगे। सही। और जो कमर्शल स्कीमें हैं उनका इजरा किया, क्योंकि औक़ाफ़ की बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जो बड़ी प्राइम लोकेशन में हैं, लेकिन पॉलिसी और जुर्रत और लीडरशिप ना होने की वजह से वो डंप थी। उस पर हमने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये सारे उमूर और प्रोग्राम जो हैं बहुत अच्छे जा रहे हैं। इसके साथ मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअल लेवल पर औक़ाफ़ और मजहबी उमूर का जो बहुत कलीदी रोल है खित्ते के अंदर, वो इंटरफेथ हारमनी है और बैनुल मसालिक एक रवादारी है, सूफिया के पैगाम की तरवीज है, ताकि जो इंतहा पसंदी और इस नौइयत के मुख्तलिफ एलिमेंट सर उठाते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए इन मैसेजेस की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं इसमें समझता हूँ कि इस वक्त जो लीडरशिप है पंजाब गवर्नमेंट की, औक़ाफ़ डिपार्टमेंट की, और हमारे जो मिनिस्टर हैं सैयद अज़फ़र अली नासिर, वो आज खुद हर जगह पर जाते हैं, हमें बहुत गाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। इसमें बहुत अहम एलिमेंट ये है कि जब हमारी माशी और माली हालात बेहतर होंगे तो फिर उसके साथ ही डिपार्टमेंट की वेलफेयर और मुलाजमीन की वेलफेयर, और बहुत से अलाउंसेज ऐसे हैं जो मुलाजमीन अभी तक उनसे बहरामंद नहीं हो रहे, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम करने के लिए बहुत ज़्यादा मुस्तैद हैं। और ये जो रिपोर्ट हमने न्यूज़ लेटर हमारा कोई 12 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जो इस वक्त मुख्तलिफ ऑफिस में और मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास, उनकी टेबल पे पहुंचा हुआ है, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज में। और अभी जो हमारा सीज़न स्टार्ट हो रहा है वो ज़री अराजियात जो है उसकी सालाना ऑक्शन है। औक़ाफ़ के पास तकरीबन 74,000 एकड़ अराजी है, जिसमें कोई 40,000 के करीब एकड़ अराजी जो है ये ज़री अराजी है। तो इसके ऑक्शन, इसको हम कोशिश करेंगे कि मार्केट रेट पर हों, ताकि जो औक़ाफ़ है इसके वसाइल बेहतर हों। जो मुख्तलिफ मुकामात पर औक़ाफ़ की सरमायाकारी है उसको हम उसके समरात और उसका जो लेवल है उसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं इंशाल्लाह जी। हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसमें आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। पब्लिक डिलीवरी का आपका डायरेक्टली काम है, अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होगी। जश्न बहारा की तो आगे माह मुबारक है, उसमें हम देखते हैं खुसूसी तौर पर मज़ारात में जो मसाजिद हैं वहाँ पर नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है। सो इसके लिए नमाज तरावी से पहले इफ्तार और सहर का एहतमाम है। और अगेन जो बड़े शराइन हैं लाहौर के अंदर, तो बाहर से आने वाले को ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैंने खाना कहाँ से खाना। दाता की नगरी तो यहाँ दाता की नगरी है, और लाहौर अपने कल्चर के एतबार से कुशादगी रखता है, बिल्कुल आने वालों के लिए वेलकमिंग, बिल्कुल ऐसे। और उस एतबार से दस्तरखान बिछते हैं, सहर का एहतमाम है, इफ्तार है, इसकी तमाम तर तैयारियां चल रही हैं। उससे कबल रमज़ान गिफ्ट पैक इस दफ़ा हम दे रहे हैं कि वो लोग जिनके घरों में इस माह मुबारक में भी कुछ तंगी का एहसास है, तो उनके लिए खामोशी के साथ उनके लिए ऐसा पैकेज उनके यहाँ पहुँचे जिसके सबब वो यकसुई इन्हमाक तवज्जो के साथ सिर्फ इबादत उसको प्रायोरिटी दें। उनके लिए ऐसे मसाइल ना हों कि सहर कैसे होगी, इफ्तार का क्या बंदोबस्त होगा। आपने सही कहा। तो इन चीज़ों, दाता की नगरी में ख़ास तौर पे लाहौर में आने वालों को इन चीज़ों की परेशानी लेने की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लाहौरियों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? एक तो ये है कि ये आने वाले माह मुबारक में इसको शहरुल मवासात, गम गुसारी का महीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो अपने किचन्स, लंगर खाने, दस्तरखान इनको वसअत दें, दूसरों को अपने खाने में शरीक करें। और आजकल लाहौर के अंदर एक हर आदमी या हर जगह पर ऐसा ज़रा तेज़ी में है, तो दूसरों को रास्ता दें, आपके लिए रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और जब हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करते हैं, जब आप सिर्फ ये सोच ही लेंगे कि आपने अपने दस्तरखान में दूसरों के लिए वसअत लेकर आनी है, दूसरों के लिए कुछ करना है, यकीन माने
खुद ब खुद अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं और आपके लिए बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए और गुड लक। आई कैन अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आगे आपके लिए तैयार हैं, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, आपको वेलकम कहेंगे शो में और प्रोग्राम के इस हिस्से में। जी सबसे पहले हमने बात करनी है और आप लोगों तक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये पहुंचाना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको मोहतात रहना है। खुदा ना खास्ता बहुत सारे वाक़यात हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में जले के आते हैं, जिससे अब मौसर इलाज तो मौजूद है, जदीद इलाज तो मौजूद है, लेकिन हमने बात करनी है प्रिवेंशन पर कि कौन कौन सी ऐसी एहतियात है जो आपको हर सूरत बरतनी है, क्योंकि अल्लाह ताला रहम करे जो जिस हालत में मरीज़ों को देखते हैं वो देखा नहीं जाता। फिर इलाज के मराहिल नो डाउट बहुत मुश्किल भी हैं, लेकिन जदीद दौर है, बहुत खुश उसलूबी से काम हो भी जाता है, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। इस पर बात करने के लिए जी हमारे मेहमान मौजूद हैं जी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस महरोज जो कि MBBS हैं, MCPS SCPS प्लास्टिक सर्जरी करते हैं ये और असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी जिना हॉस्पिटल बर्न यूनिट से इनका ताल्लुक है। अपने मेहमान को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिना हॉस्पिटल का बर्न यूनिट तो विजिट कर चुकी हूँ, तो आई मस्ट अप्रिशिएट कि बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट ये बर्न यूनिट। थैंक यू वेरी मच। लेकिन उससे पहले हमने बात करनी है प्रिवेंशन पर। मुझे ये बताइएगा किस किस टाइप के आपके पास केसेस आते हैं, वजूहात बुनियादी जो आपके सामने आती हैं वो क्या होती हैं? उसमें सबसे पहले मैं बजाय इसके कि मैं आगाही की तरफ जाऊं और मैं बताऊं कि बर्न जो है उससे बचने की क्या तदाबीर हो सकती हैं और क्या क्या हम तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है जानना कि जो बर्न्स की डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं कि बर्न हो कैसे कैसे सकता है। जैसे हमारे पास चूँकि जिना बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर जो है हम जो है वो अडल्ट बर्न सेंटर है। सिर्फ हम बड़े जो एज के लोग होते हैं यानी बड़ी उम्र के लोग जो हैं जिनकी एज आप कह लें कि 12 साल से ऊपर है, सिर्फ हम उनके इलाज मुआलजे को देखते हैं। तो जो बर्न की सबसे बड़ी वजूहात होती हैं वो होता है कि गर्म कोई लिक्विड है, पानी हो गया, दूध हो गया, ये गिर जाए उससे बर्न होता है। इसको हम अपनी टेक्निकल ज़ुबान में स्काल्डिंग कहते हैं, स्काल्ड बर्न भी कहते हैं। और जो बड़े होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं एक जो लीड कर रहा हूँ अडल्ट बर्न सेंटर को लीड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो बर्न की सबसे बड़ी काज होती है वो है फ्लेम बर्न। जैसे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ स्टोरीज़ भी आप करती होगी, घरों में सिलेंडर फट गए हैं, कहीं पे आग लग गई है, और अक्सर ये ख़वातीन के साथ होता है। और जो दूसरी वजह है बड़ों के अंदर बर्न्स की, वो वो आपके जहन में होनी चाहिए कि वो है ये इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं, जहाँ पे कई डिफरेंट जगहों पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कोई काम कर रहा होता है, या इवन जो बाहर हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ही बुरा और डिवास्टेटिंग किस्म का बर्न होता है। इसके अलावा जो बर्न की दूसरी बड़ी वजह है वो आपने देखा होगा वो केमिकल बर्न है। केमिकल में जैसे किसी ने किसी पे एसिड थ्रो कर दिया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो बर्न्स होते हैं वहाँ पे भी डिफरेंट किस्म के केमिकल्स यूज हो रहे होते हैं, तो केमिकल जो बर्न होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रिवेंशन जो है वो उसको हम कैसे कर सकते हैं। पहले तो आप सबको पता है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन ये होता है कि अगर हम अपनी प्रिकॉशंस को या उन हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करते हैं तो जो डैमेजेस होते हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि मेरी सबसे ये दरख्वास्त है कि जो बच्चे हैं उनको किचन में ना जाने दें। कोई भी अगर हॉट बेवरेजेस पड़ी हुई हैं, कोई चाय है, कॉफ़ी है, गर्म पानी है, तो बच्चों को चाहिए कि वो तकरीबन जो है ना वो कोई 5 कदम पीछे खड़े हों वहाँ से। इससे काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वो बेहतर या उससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर कभी खुदा न खास्ता बर्न हो जाता है तो उसमें फिर हमने ये करना होता है कि अगर बर्न हो गया तो सबसे पहले जो बंदा बर्न हुआ है उसको सोर्स से पीछे हटाएं, ताकि जो यानी इसे कहते हैं कि जो बर्निंग प्रोसेस है उसको आपने स्टॉप करना है। वो कैसे करेंगे कि आप सोर्स से पीछे हटाएं, फौरन पीछे हटाएं। अगर उसने कोई कपड़े, कुछ बुनियादी चीजें जो हम अक्सर घरों में देखते हैं कि गर्म पानी हाथ पे गिर गया, चाय गिर गई, इस पे आपकी फर्स्ट एड होनी क्या चाहिए, क्योंकि हम वो भी खराब कर देते हैं। मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि उसमें सबसे पहली बात तो ये कि वही कि आप सोर्स से पीछे हटाएं। अगर किसी ने कपड़े पहने हुए उस कपड़ों को फौरन उतार दें, क्योंकि जाहिर है वो चीज़ अपने अंदर हीट जज़ब करेगी। जितना उसका कांटेक्ट टाइम बॉडी के साथ ज़्यादा होगा उतना डैमेज ज़्यादा हो। आप उसे फ़ौरन उतार दें।
और टैप वाटर के नीचे किचन में, घरों में टूटियां लगी होती हैं, वहां पे ले जाके 20 से 25 मिनट के लिए उस एरिया को धोते जाएं। कॉन्स्टेंटली आपने उसे वॉश करना है। क्या आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि आपने कूल करना है उस बर्निंग प्रोसेस को, जो अदरवाइज ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है अगर आप उसे वो इस तरह वॉश नहीं करते। आपने सबसे पहला काम तो यही करना है। नॉर्मली किचन में जो काम करती हैं खवातीन, वो गरम पैन का लग जाना, वो छोटा मोटा डैमेज तो उसमें भी अगर आप सबसे हर बर्न्स का जो इलाज है वो यही है कि पहले तो आप सोर्स से पीछे हटाएं और आप उसको कूल करें। उसका यही तरीका है कि 20 से 25 मिनट के लिए। और दूसरा, बहुत सारी मिथ्स हैं वो आपने उसको फॉलो नहीं करना। क्यों? ना आपने टूथपेस्ट अप्लाई करना, सबसे पहला काम होता है। उसका नुकसान क्या होता है कि आपको पता है कि जो हीट है उसने एक्सचेंज होना है हमारी एटमॉस्फेयर के साथ। अगर हम उसके ऊपर कोई ऐसी लेयर लगा देंगे तो हीट को वो ऊपर नहीं जाने देगी, एक्सचेंज नहीं होने देगी। तो हीट क्या करेगी, वो लीस्ट रेजिस्टेंस के पाथवे को फॉलो करेगी, तो नीचे की तरफ डैमेज ज्यादा करेगी। तो उसका नुकसान ज्यादा है, फायदा कोई नहीं। अगर आप उसे धो देंगे तो जो इनिशियल बर्निंग होती है, पेन होती है, वो थोड़ी उससे ही कम हो जाएगी, क्योंकि इसीलिए हम टूथपेस्ट लगाते हैं। तो मेरी जितनी भी हमारी खवातीन जो होती हैं वो किचन में काम करती हैं, तो मैं उन्हें स्ट्रांगली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई भी चीज़ आपने नहीं लगानी, क्योंकि ये बर्न्स के डैमेज को ज़्यादा कर देगी। बर्न से एसोसिएटेड जो इंजरी होती है वो ज़्यादा कर देती है, और वो बर्न जो होते हैं फिर वो ज़्यादा गहरे बर्न होते हैं और उसकी हीलिंग टाइम भी ज्यादा होगी और उसके स्कार भी ज्यादा बने। ठीक है, एक ये काम करना है। दूसरा, अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा पेन हो रही है, मैं फिर भी ये कहूंगा कि आपने जो ये बाज लोग मैश टोमेटो लगा देते हैं, जो मैश किए हुए आलू होते हैं वो भी नहीं लगाने, नील लगा देते हैं, उससे नुकसान एक मैंने आपको बताया। दूसरा ये कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसकी असेसमेंट बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि वो असेस कैसे करेंगे। तो फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अगर आपके घर में क्लिंग फिल्म पड़ी हुई है, वो जो एक बारीक सी प्लास्टिक की तय होती है जो डिफरेंट हम जब खाने वगैरह बनाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए लगाते हैं, वो आप लगा दें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो डैमेज स्किन के ऊपर एयर करंट की वजह से या वैसे कोई थोड़ा बहुत टच होने की वजह से पेन होगी, उसमें रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा, चूंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है, जब आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, बर्न्स के स्पेशलिस्ट के पास, तो वो असेसमेंट में आसानी हो जाएगी और फिर वो आपको गाइड कर देगा। सही। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और इलेक्ट्रिकल बर्न्स के अंदर ये है कि अगर किसी को खुदा न खास्ता इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है या कोई उसको प्रॉब्लम होता है, तो फिर आप उसको डायरेक्ट आप उसको ना हटाएं। आपको चाहिए कि आप पहले तो मेन स्विच को ऑफ करें, या अगर आपके पास कोई ऐसा चीज़ है जो कि इंसुलेटर है जिसके थ्रू करंट नहीं पास होता, उसको लेके तो आप उसको हटाएं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है या बाकी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इस तरह अगर केमिकल आपके ऊपर गिर जाता है तो उसका भी सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि आप उसे डाइल्यूट करें। और डाइल्यूशन जो होती है वो बेस्ट आपका वो रनिंग वाटर है, जो पानी मैंने आपको बताया, उसी से आप कर सकते हैं। सही। अब कुछ रोशनी डाल दीजिएगा। जिन्ना हॉस्पिटल का जो बर्न यूनिट है, यहाँ पर वो तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात मौजूद हैं। बिल्कुल जी। जो जनाब बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर है, ये मेरे टीचर और मेरे उस्ताद प्रोफेसर मौज़म नज़ीर तारड़ साहब का एक ब्रेन चाइल्ड था, और उन्होंने इस पर काफ़ी वर्किंग की। इसकी सारी जो डिज़ाइनिंग है उसमें वो बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं, और उसमें फिर उनका जो बाकी मोटिव था वो ये था कि इसकी ट्रेनिंग और इसके अंदर जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं वो बिल्कुल इन लाइन होने चाहिए जो इंटरनेशनल बर्न केयर की सर्विसेज होती हैं उसके ऊपर। तो उसके लिहाज से हमारा जो बर्न सेंटर है वो 38 बेडेड जो है वो बर्न सेंटर है, और हम सिर्फ अडल्ट्स को, मैंने आपको बताया कि हमारा जो एज लिमिट है वो 8 साल से लेके ऊपर के लोगों को हम ट्रीट करते हैं। बच्चों को हम उसमें ट्रीट नहीं करते, क्योंकि बच्चों का जो बर्न सेंटर होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती है, क्योंकि बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं उसके लिए उसके साथ किसी ना किसी उसके अपने जो होता है केयर गिवर या गार्डियन को भी साथ रखना पड़ता है, तो उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करना पड़ता है। तो हमारा जो बर्न सेंटर है उसमें जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटी है हमारे पास वो सारी की सारी अवेलेबल है। इसके अलावा जब हम बर्न के मरीज़ हमारे पास आते हैं तो बाज़ का अगर बहुत गहरे ज़ख्म होते हैं तो हम उनकी सर्जरी कर देते हैं, और सर्जरी करने के बाद हमारे पास अपना एक स्किन बैंक है। स्किन बैंक से मुराद ये होती है कि हमारे पास हमें पहले डोनेशन दी थी एक श्राइनर NGO है अमेरिका के अंदर, जिसको इंटरवीन किया था जब वो अहमदपुर शर्किया का वाक़या हो गया था। तो वहाँ पे फिर हमारे पास जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे उन्होंने हमें हेल्प आउट किया।
तो वो कैडावेरिक स्किन हमारे पास होती है, यानी कि मुर्दा जो लोग होते हैं वो अपनी स्किन डोनेट कर देते हैं, तो हम उसको एज ए बायोलॉजिकल ड्रेसिंग के तौर पे काम करते हैं, एक टेम्परेरी कवरिंग के तौर पे काम करते हैं, ताकि जिन वुंड्स को, जो गहरे जख्म थे जिनसे सारे प्रॉब्लम इनिशिएट होते हैं, उसको कवर करने के लिए हम लगा सकें। इससे मरीज की हीलिंग जो है वो बेहतर होती है। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी मॉडर्न हमारे अपने इंडिपेंडेंट फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी लैब है, क्योंकि बर्न यूनिट बाय डेफिनेशन ही ये होता है कि जिसकी अपनी डिस्क्रीट लैंड, डेडिकेटेड स्टाफ और हर चीज़ इंटीग्रेटेड हो वहाँ पे मौजूद। सही सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन भी आपने शेयर किया, लोगों को बता दिया उन्होंने मोहतात सबसे पहले कैसे रहना है, और उस घर में जो हम देखते हैं कि नॉर्मली चीज़ें हो जाती हैं, अगर किचन में आप काम कर रहे हैं या छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं तो करंट लगने की सूरत में आपको फर्स्ट एड क्या लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पहला काम ही ख़राब कर दें तो वो आपका जो जख्म है मज़ीद ख़राब हो जाता है। तो वो भी आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया, इसका फीडबैक आपने हम तक ज़रूर पहुँचाना है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।